नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है पूजा नाम की बहू की। वह बहू जो समाज की रूढ़ियों और बाधाओं से लड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह नौकरी करना चाहती है, अपने पति के घर और बच्चों के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सके। लेकिन इस रास्ते में उसके सामने कई चुनौतियां थीं। समाज और परिवार की कुछ सोचें उसे स्वीकार नहीं करती थीं। उसकी मेहनत और समर्पण को ताने और आलोचनाएं मिलती थीं, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का वक्त था। रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज आ रही थी। शांति देवी आंगन में खड़ी होकर जोर से बोली, पूजा, दूध वाला पैसे मांग रहा है, जल्दी से निकाल के दे। अंदर से पूजा हांफती हुई आई। हाथ में आटा लगा था। बोली, मां जी, जरा काकू का बैग तैयार कर लो, अभी देती हूं। शांति देवी झुंझलाकर बोली, सारा घर तुम्ही पर टिका है क्या? हर काम में देर। तभी राजीव ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। उसने जूते पहनते पहनते कहा, देखो मां, आज फिर टिफिन जल्दी बनवा लेना, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल होगी। पूजा ने जल्दी से रोटी तवे पर डाली और मन ही मन सोचा, हर कोई अपनी अपनी फरमाइश करता है, पर कोई नहीं पूछता कि मैं कब चैन से बैठती हूं। उसी वक्त उसके मन में एक ख्याल आया जो कई दिनों से दबा हुआ था। जैसे ही काकू स्कूल गया और राजीव ऑफिस, उसने झाड़ू रखते हुए धीरे से कहा, मां जी, मैं सोच रही थी कि घर के खर्च में हाथ बटाऊं, मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं। यह सुनते ही शांति देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, क्या बहू बाहर काम करेगी? औरत जब कमाने लगे तो घर का चैन, घर की इज्जत सब चली जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। बाहर की दुनिया तुम्हें मीठे बोल में फंसाएगी और घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें पैसे चाहिए मगर इज्जत खोकर नहीं। पूजा की आंखें भर आईं। उसने शांत आवाज में कहा, मां जी, चैन तो वैसे भी कहां है, और रही बात इज्जत की, तो इज्जत तो तब भी खोती है जब स्कूल वाले सुनाते हैं कि काकू की फीस लेट क्यों हुई। इज्जत तब भी कम होती है जब दूध वाले को महीने भर उधार देना पड़ता है। हर महीने खर्च पूरे नहीं होते। दवाई की पर्ची हाथ में लेकर आप कितनी बार टाल जाती हैं। काकू की फीस के लिए हमें उधार लेना पड़ता है। मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूं। शांति देवी सकपका गईं। जवाब तो उनके पास था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मान भी रहा था कि बहू सही कह रही है। रात को जब सब खाना खा चुके, तब पूजा ने राजीव से फिर वही बात छेड़ी। बोली, अगर मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं तो क्या बुरा है? घर का ही तो फायदा होगा। राजीव पहले तो हंसकर बोला, तुम बाहर काम करोगी? घर का हिसाब किताब संभालना ही तुम्हारे लिए बहुत है। लोग हंसेंगे कि राजीव अपने घर के खर्चे नहीं उठा पाता, इसलिए बीवी को काम पर भेज दिया। पूजा ने आंसू रोकते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते हमने अपनी ही खुशियां खो दी। राजीव, सोचो ना, अगर मेरी भी कमाई होगी तो कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। काकू की पढ़ाई, मां जी की दवाइयां, तुम्हारे ओवरटाइम का बोझ, सब कुछ हल्का हो जाएगा। राजीव की हंसी धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उसने कहा, देखो, मुझे डर है कि तुम थक जाओगी, फिर घर में झगड़े होंगे। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, थकान तो अब भी है राजीव, फर्क बस इतना होगा कि कल को वही थकान हमें मुस्कुराकर चैन से सोने तो देगी। राजीव चुप हो गया। थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में बोला, ठीक है, कोशिश करके देख लो, लेकिन घर के काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उस रात पूजा की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, शुरुआत मुश्किल होगी, पर अगर मैंने हिम्मत कर ली तो शायद यह घर भी बदल जाएगा और मां जी की सोच भी। वहीं से उसकी नई कहानी शुरू हुई, एक बहू की जो सिर्फ कमाने नहीं बल्कि अपने घर को संभालने और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ी। अगली सुबह घर का वही रूटीन शुरू हुआ। शांति देवी फिर जल्दी जल्दी आदेश देने लगी, बहू, टिफिन तैयार है, काकू का जूता कहां है, और देख, दूध वाला फिर पैसे मांग रहा है।
पूजा सब काम संभालते हुए भी अंदर ही अंदर तय कर चुकी थी कि अब पीछे नहीं हटेगी। जैसे ही काकू स्कूल गया और राजीव ऑफिस, उसने मां जी से कहा, आज मैं मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र जा रही हूं, वहां एक कोर्स शुरू हो रहा है, पूछ कर आती हूं। शांति देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बहू, मोहल्ले भर में बदनामी करवानी है क्या? सब कहेंगे राजीव की बीवी काम के चक्कर में बाहर घूम रही है। पूजा ने धीरे से जवाब दिया, मां जी, बदनामी तब होती है जब लोग कहते हैं कि बहू दिन रात खटती है, फिर भी घर की हालत नहीं सुधरती। मैं तो घर का ही भला चाहती हूं। दोपहर होते होते वो हिम्मत जुटाकर सामुदायिक केंद्र पहुंच गई। वहां कुछ और औरतें भी बैठी थीं, जिनमें से ज्यादातर सिलाई बुनाई सीख रही थीं। कोने में कंप्यूटर क्लास का बोर्ड लगा था, सीखिए और घर बैठे कमाइए। रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, आप क्लास में दाखिला लेने आई हैं? पूजा को थोड़ी झिझक हुई, बोली, हां, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, बस थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ाई है। लड़की ने कहा, यही तो जगह है सीखने की। यहां बहुत सी औरतें हैं जो पहली बार माउस पकड़ रही हैं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। शाम को घर लौटी तो मां जी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थीं। बोली, बहू, मोहल्ले की औरतें बातें बना रही थीं कि पूजा पढ़ने जा रही हैं। क्या जरूरत थी यह सब करने की? पूजा ने हिम्मत करके कहा, मां जी, बातें तो लोग वैसे भी बनाते हैं, पर अगर उन बातों से घर की हालत सुधर जाए तो मुझे उनकी परवाह नहीं। रात को जब राजीव आया तो मां जी ने थोड़े ताने सुनाए, तेरी बीवी पढ़ने जाती है, अब देख लेना, कल को ऑफिस भी जाएगी। राजीव ने थकान भरे स्वर में कहा, मां, अगर बहू कुछ सीख लेगी और घर के खर्च में मदद करेगी तो बुरा क्या है, आप परेशान मत होइए। पूजा ने वहीं खड़े खड़े धीरे से कहा, राजीव, आज मैंने नाम लिखवा दिया है, शाम को 7 से 9 क्लास होगी। मैं पहले ही सब खाना बना दिया करूंगी, काकू का होमवर्क भी देख लूंगी, घर का कोई काम नहीं छूटेगा। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कोशिश करके देख लो, अगर तुम संभाल पाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शांति देवी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें यह सब मंजूर नहीं। उस रात पूजा देर तक जागती रही। उसने मन ही मन सोचा, अब चाहे जितनी मुश्किलें आएं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं सफल हो गई तो शायद मां जी को भी समझ आ जाएगा कि औरत का कमाना घर बिगाड़ता नहीं बल्कि संभालता है। अगले दिन से पूजा की असली परीक्षा शुरू हुई। दिन भर का वही रूटीन, सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता, काकू का टिफिन, राजीव का लंच बॉक्स, मां जी की चाय, फिर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना। शाम होते होते जैसे ही घड़ी की सुई 7 के पास पहुंचती, वह जल्दी जल्दी रोटियां बेलकर तवे पर उतारती, दाल तरकारी को धीमी आंच पर रखती और काकू का होमवर्क देखती। जाते जाते मां जी को समझाकर कहती, मां जी, गैस धीमी कर दीजिएगा, सब पक जाएगा, मैं आकर गर्म कर दूंगी। शुरुआत के 2-3 दिन बहुत कठिन रहे। पहली क्लास में जब कंप्यूटर का माउस हाथ में दिया गया तो हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर कर्सर कभी ऊपर चला जाता, कभी साइड में। बाकी औरतें भी हंसी दबाते हुए सीख रही थीं, लेकिन पूजा ने मन ही मन ठान लिया, गलती करूंगी मगर सीख कर रहूंगी। धीरे धीरे उसे कीबोर्ड पर बटन समझ आने लगे। घर आकर उसने वही प्रैक्टिस कॉपी पर लिखकर की। आज दबाया तो स्क्रीन पर क्या हुआ। काकू हंसते हंसते बोला, मम्मी, आप भी होमवर्क करती हो? पूजा ने उसे गोद में लेकर कहा, हां बेटा, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन घर का माहौल आसान नहीं था। मोहल्ले की औरतें ताने मारती, अरे अब राजीव की बीवी काम सीखेगी, लगता है घर का खर्चा पूरा नहीं होता। कोई कहता, बहू को घर संभालना चाहिए, बाहर निकलना ठीक नहीं। यह बातें सीधे मां जी के कानों में जाती और फिर ताने बनकर लौटती। बहू देख ले, मोहल्ले वाले बोल रहे थे, जब औरत कमाने लगती है तो घर के काम बिगड़ जाते हैं। एक शाम तो हद हो गई। पूजा क्लास से लौटी तो देखा काकू होमवर्क अधूरा छोड़कर सोफे पर सो गया था और मां जी गुस्से में बैठी थी। बोली, देखा, इसी बात का डर था मुझे। बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, घर का खाना कौन देखेगा? यह सब बाहर घूमने से नहीं होता बहू।
पूजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, मां जी, मैं सब संभाल लूंगी। काकू का होमवर्क मैं सुबह जल्दी उठाकर करवा दूंगी और खाना भी समय पर बना दूंगी। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजीव उस दिन चुपचाप सब देख रहा था और रात को उसने पूजा से कहा, देखो, मां की बात भी गलत नहीं है। घर और बच्चा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पूजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजीव, जिम्मेदारी से भाग नहीं रही मैं। बस इतना चाहती हूं कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपना सपना भी पूरा कर सकूं। जब तक औरत सिर्फ रसोई तक सीमित रहती है, सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो कमाने की सोचती है, सबको डर लगने लगता है। क्या तुम मेरे साथ हो? राजीव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हां, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना वादा करो कि घर बिखरेगा नहीं। पूजा की आंखें भर आईं, बोली, मैं वादा करती हूं राजीव, घर और काम दोनों संभालूंगी। उस रात पहली बार उसे लगा कि उसकी लड़ाई अकेली नहीं रही। अब उसके साथ उसका पति भी खड़ा है। लेकिन शांति देवी को यह बात सहज नहीं लगी। उन्होंने ताना मारा, 100 रुपए से घर चलेगा क्या? इसके लिए घर की रसोई और बच्चे को पीछे छोड़ना पड़ा। पूजा ने नम्रता से जवाब दिया, मां जी, 100 रुपए से घर नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत तो हुई। हर बड़ा कदम छोटी सी कोशिश से ही शुरू होता है। राजीव उस समय पास ही बैठा था। उसने पहली बार गर्व से कहा, मां, जब मेरी पहली तनख्वाह आई थी, वह भी बहुत कम थी, तब आपने ही कहा था, बेटा शुरुआत है, आगे बढ़ेगा। आज बहू के लिए वही बात क्यों नहीं कह सकती? शांति देवी चुप हो गई। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभरे, गुस्सा, झुंझलाहट और अंदर ही अंदर थोड़ी सी स्वीकृति भी। रात को खाना खाते समय काकू बार बार कह रहा था, आज मम्मी ने पैसे कमाए हैं, अब मैं अपनी ड्राइंग कॉपी उसी से लूंगा। शांति देवी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, हां बेटा, अब तुम्हारी मम्मी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभालेंगी। पूजा ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद धीरे धीरे घर की सोच बदलेगी, और यह तो बस शुरुआत थी। पूजा की पहली कमाई के बाद घर का माहौल कुछ अलग ही था। काकू तो बार बार सबको बता रहा था, मेरी मम्मी पैसे कमाती हैं। राजीव भीतर भीतर खुश था कि उसकी पत्नी ने हिम्मत दिखाई, लेकिन शांति देवी अब भी दिल से यह सब मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच घर में एक नया मोड़ आया। राजीव की छोटी बहन संध्या, जो शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, छुट्टियों में घर आई। आते ही उसने देखा कि पूजा शाम को कहीं बाहर जा रही है और देर से लौट रही है। उसने चौंक कर पूछा, भाभी, आप रोज रोज कहां जाती हो? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, क्लास करने जाती हूं, कंप्यूटर सीख रही हूं। संध्या की आंखें चमक उठी। सच भाभी, यह तो बहुत अच्छा है। आप जैसी बहू अगर कमाएगी तो घर के हालात कितने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शांति देवी ने तुरंत टोका, तू चुप रह संध्या, पढ़ाई कर। अभी तेरी उम्र नहीं है इन सब बातों में बोलने की। घर की औरत जब काम पर जाती है तो घर बिगड़ता है, बहू तो बस घर संभालने के लिए होती है। संध्या ने धीरे से कहा, मां, जमाना बदल गया है, अब औरतें घर भी संभालती हैं और काम भी करती हैं। यह सुनकर शांति देवी गुस्से से बोली, जमाना बदले चाहे ना बदले, इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। पूजा चुपचाप यह सब सुन रही थी। उस रात संध्या उसके पास आई और बोली, भाभी, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपकी मदद करूंगी। काकू का होमवर्क मैं देख लिया करूंगी और रसोई में भी हाथ बटा दूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। पूजा की आंखें भर आईं, बोली, संध्या, तुम्हारा साथ मिल गया तो शायद मां जी भी एक दिन मान जाएंगी। लेकिन हालात इतने आसान कहां थे। अगले दिन शांति देवी ने पूजा को ताना मारते हुए कहा, देख बहू, अब तो बेटी को भी साथ मिला लिया। घर में पढ़ाई लिखाई की आड़ में सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। राजीव यह सुनकर बीच में बोला, मां, अगर बहू मेहनत कर रही है और संध्या उसकी मदद कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? आखिर घर तो हमारा ही सुधर रहा है। शांति देवी ने गुस्से में कहा, ठीक है बेटा, तू भी बहू की ही सुन। एक दिन देखना, औरत जब कमाने लगती है ना तो उसका सिर चढ़ जाता है, तब पछताना मत। यह सुनकर घर का माहौल भारी हो गया। पूजा ने कुछ नहीं कहा,
बस मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कैसी भी रुकावट आए मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब संध्या की मदद से पूजा को थोड़ी राहत मिलने लगी थी। शाम को वह जब क्लास के लिए निकलती तो संध्या काकू का होमवर्क देख लेती, कभी कभी रसोई में आटा बेल देती या सब्जी काट देती। पूजा को लगता जैसे घर की कोई दीवार टूट रही है और उसके पीछे से एक रोशनी झांकने लगी है। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन अचानक राजीव बहुत परेशान होकर घर लौटा। आते ही बोला, फैक्ट्री में बड़ी दिक्कत आ गई है, काम कम हो गया है और अगले महीने से तनख्वाह भी घट जाएगी। कुछ लोगों की नौकरी जाने वाली है और मुझे भी डर है कि नाम लिस्ट में आ सकता है। यह सुनकर शांति देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत बहू को घूर कर कहा, देखा बहू, यही होता है जब औरतें घर के काम छोड़कर इधर उधर भागती हैं। अब तेरा मन काम में लगा है और ऊपर से घर पर मुसीबत भी आ गई। ईश्वर का यही कोप है। पूजा का दिल टूटा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने शांत स्वर में कहा, मां जी, मुसीबत काम करने से नहीं आती, बल्कि काम छोड़ने से आती है। अगर राजीव की नौकरी पर खतरा है तो अब घर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। यही वक्त है जब मुझे आगे बढ़ना होगा। राजीव चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन पूजा की बातें उसे हिम्मत भी दे रही थी। संध्या तुरंत बोली, मां, भाभी सही कह रही हैं। अगर घर की गाड़ी अटक रही है तो अब हमें सबको मिलकर धक्का लगाना होगा। अकेले राजीव भैया कब तक सब संभालेंगे? काकू मासूमियत से पास आकर बोला, पापा आप चिंता मत करो, अब मम्मी भी पैसे कमाएंगी, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उसकी यह मासूम बात सबको चुप करा गई। उस रात पूजा ने राजीव से कहा, देखो यह मुश्किल समय है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और थोड़ा भी कमा पाऊं तो हमें उधारी और कर्ज से बचने में आसानी होगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए। राजीव ने गहरी सांस ली और पहली बार साफ शब्दों में कहा, पूजा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जो भी करना है हम दोनों मिलकर करेंगे। यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत हो गई है। उसके पति ने खुलकर उसका साथ दिया, लेकिन शांति देवी अब भी अंदर ही अंदर परेशान थी। उनके मन में डर बैठा था कि अगर बहू कमाने लगी और घर का बोझ भी उठाने लगी तो कहीं धीरे धीरे घर की बागडोर उसी के हाथ में न चली जाए। राजीव की नौकरी पर संकट सच साबित होता चला गया। फैक्ट्री में ऑर्डर कम हो गए थे और मैनेजमेंट ने कई कर्मचारियों को बाहर कर दिया। राजीव की नौकरी तो बच गई, लेकिन उसकी तनख्वाह आधी कर दी गई। घर का पूरा हिसाब गड़बड़ा गया। बिजली का बिल, किराने की उधारी, काकू की स्कूल फीस, सब एक साथ बोझ बनकर सामने आ खड़े हुए। शांति देवी परेशान थी। दवा की पर्ची हाथ में लेकर बोली, राजीव बेटा, डॉक्टर ने कहा था दवा लगातार लेनी है वरना हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन दवा भी 3000 की आती है, कहां से लाओगे? राजीव ने सिर झुका लिया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी पूजा आगे बढ़ी। उसने अपनी कॉपी में से एक रसीद निकाली और बोली, मां जी, चिंता मत कीजिए, कल मुझे सामुदायिक केंद्र से पहला बड़ा काम मिला है। एक दुकान वाले को पूरा पूरा स्टॉक कंप्यूटर में चढ़वाना है। 5 दिन का काम है और इसके बदले मुझे 2000 रुपए मिलेंगे। शांति देवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच कह रही है बहू, तुझे इतना काम मिला? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, हां मां जी, और यह तो बस शुरुआत है। अगर मैं ठीक से कर पाई तो आगे और भी काम मिलेंगे। राजीव ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने जो कदम उठाया था वही आज हमारी उम्मीद बन गया है। शायद भगवान ने इसी वजह से तुम्हें हिम्मत दी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही पूजा ने काम शुरू किया, घर का बोझ और बढ़ गया। दिन में घर का सारा काम, शाम को क्लास और अब रात को दुकान के स्टॉक का डेटा भरना। संध्या उसकी मदद करती, काकू पास बैठकर पढ़ाई करता, लेकिन शांति देवी बार बार ताना मार देती। औरत जब कमाने लगती है तो घर का ध्यान नहीं रहता, देखना सब गड़बड़ा जाएगा। पूजा सब सुनकर भी चुप रहती। वो जानती थी कि यह वक्त उसकी परीक्षा है। 5 दिन तक उसने नींद और आराम भूलकर काम किया। कभी देर रात तक कंप्यूटर पर बैठी रहती तो कभी सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पूरा करती।
5वें दिन जब उसने पूरा प्रोजेक्ट जमा किया और उसके हाथ में 2000 रुपये आए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो नोट लेकर सीधे मां जी के पास गई और बोली, मां जी, यह लीजिए आपकी दवा के पैसे, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शांति देवी ने नोट हाथ में लिए। कुछ पल तक चुपचाप बहू की ओर देखती रहीं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर वही सख्त बोली थी, ठीक है बहू, देखूंगी कब तक ऐसे निभा पाती है, घर चलाना आसान नहीं है। पर अंदर से शांति देवी का दिल पिघल चुका था। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि बहू के कमाने से घर की इज्जत नहीं गई, बल्कि घर की नींव और मजबूत हुई है। 2000 रुपये घर में आए तो जैसे थोड़ी राहत की हवा चली। काकू की फीस जमा हो गई, शांति देवी की दवा समय पर आ गई और राजीव की आंखों से भी थोड़ी चिंता कम हुई। घर में लंबे समय बाद ऐसा लगा कि सब कुछ संभल सकता है। संध्या भी खुश थी कि उसकी भाभी ने पूरे घर का मान बचा लिया, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। एक रात अचानक राजीव तेज बुखार और सीने में दर्द से तड़पने लगा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। शांति देवी घबराकर बार बार कह रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पूजा तुरंत राजीव को पास के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी हालत ओवरवर्क और तनाव की वजह से बिगड़ी है। इन्हें आराम और सही दवा की जरूरत है, वरना हालात खराब हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का खर्चा, पढ़ाई, काकू की जिम्मेदारी, मां जी की दवा और अब राजीव की बीमारी, सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। शांति देवी रोते हुए बोली, देखा बहू, यही डर था। जब औरत काम में लगती है तो आदमी पर बोझ और बढ़ जाता है। पूजा ने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा, नहीं मां जी, यह सब मेरे काम की वजह से नहीं है। यह बोझ सालों से राजीव अकेले ढो रहा था। अब वक्त आ गया है कि मैं भी पूरी तरह से उसका साथ दूं। अगले कुछ दिनों तक राजीव आराम करता रहा। पूजा दिन में घर का सारा काम करती, शाम को क्लास जाती और रात को प्रोजेक्ट पूरे करती। संध्या हर संभव मदद करती, लेकिन फिर भी बोझ बहुत था। कई बार वह थक कर बैठ जाती, पर अगले ही पल काकू का मासूम चेहरा और मां जी की दवाइयां उसे फिर खड़ा कर देती। एक दिन काकू ने आकर धीरे से कहा, मम्मी, आप मत रोइए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी आराम दूंगा। यह सुनकर पूजा ने उसे गले से लगा लिया और मन ही मन सोचा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। उस रात जब राजीव दवा लेकर सो रहा था, पूजा छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसके होठों पर एक ही वाक्य था, औरत जब कमाने लगे तो घर की नींव हिलती नहीं बल्कि और मजबूत होती है। राजीव की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दवा और आराम से उसका चेहरा फिर से सामान्य दिखने लगा। अब घर में थोड़ी राहत थी, लेकिन खर्चे फिर से सिर उठाने लगे थे। डॉक्टर की फीस, दवाइयां, ऊपर से रोजमर्रा का खर्च। पूजा जानती थी कि सिर्फ राजीव की आधी तनख्वाह से सब संभव नहीं होगा। इसी बीच सामुदायिक केंद्र से एक नई खबर आई। रीना दीदी ने क्लास में बताया, एक प्राइवेट दुकान है, उन्हें महीने भर के लिए असिस्टेंट चाहिए जो उनका डेटा कंप्यूटर पर संभाल सके। समय भी तय है, सुबह 10 से दोपहर 2 तक। अगर कोई चाहे तो 4000 रुपये मिलेंगे। यह सुनकर पूजा का दिल धड़कने लगा। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई हो सकती थी। लेकिन उसी पल उसके मन में सवाल उठा, सुबह के 4 घंटे घर का क्या होगा? काकू का स्कूल, राजीव का टिफिन, मां जी की दवा, संध्या की क्लास, क्या मैं सब संभाल पाऊंगी? घर आकर उसने हिम्मत करके सबको बताया, मां जी, मुझे दुकान में काम करने का मौका मिला है। महीने के 4000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सुबह 4 घंटे बाहर रहना होगा। शांति देवी भड़क गई, नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। सुबह का समय घर का सबसे जरूरी समय होता है। उस वक्त तू बाहर रहेगी तो घर बिखर जाएगा। बहुएं घर संभालने के लिए होती हैं, बाहर भागने के लिए नहीं। राजीव चुप था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। तभी संध्या आगे बढ़ी, मां, आप क्यों नहीं समझती? अगर भाभी यह काम कर लेंगी तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं सुबह सुबह काकू को स्कूल भेज दूंगी, टिफिन भी पैक कर दूंगी। आप बस दवा का टाइम देख लीजिए। पूजा ने
मां जी के पैरों को छूते हुए कहा, मां जी, मुझे इस घर की इज्जत और जिम्मेदारी सबसे पहले है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अकेले राजीव पर सब छोड़ना ठीक नहीं। मैं वादा करती हूं कि घर के किसी काम में कमी नहीं आने दूंगी। राजीव ने गहरी सांस लेकर पहली बार मजबूती से कहा, मां, अब बहू को मत रोको, यह हमारे घर की जरूरत है। मैं जानता हूं कि यह सब सिर्फ हमारे लिए कर रही है। शांति देवी चुप हो गई। उनके चेहरे पर नाराजगी अब भी थी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं मान चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बहू, पर याद रखना, घर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें चमक भी थी। यह उसके लिए सिर्फ काम का नहीं, बल्कि विश्वास जीतने का भी मौका था। उसने मन ही मन कहा, अब यह मेरी असली परीक्षा है, मुझे इसे हर हाल में पूरा करना है। अगले ही दिन से पूजा ने दुकान का काम शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले रसोई संभालती, राजीव का टिफिन, काकू का बैग, मां जी की दवा और संध्या के लिए नाश्ता। 7 बजे तक सारा काम निपटाकर जल्दी जल्दी तैयार होती और ठीक 9 बजे दुकान पहुंच जाती। वहां उसे कंप्यूटर पर स्टॉक का हिसाब अपडेट करना, बिल बनाना और रजिस्टर मिलाना होता। काम नया था, इसीलिए पहले पहल कई बार गलती हो जाती, लेकिन दुकानदार धीरज से समझाता, बहन जी, धीरे धीरे सब आ जाएगा। घर और काम का यह संतुलन आसान नहीं था। दिन में दुकान, शाम को क्लास और रात को घर का काम। कभी थकान से उसके हाथ कांपते तो कभी आंखें लाल हो जाती, लेकिन फिर भी वह डटी रही। उसे लगता था जैसे अब उसके कंधों पर पूरा घर टिका है। फिर एक दिन बड़ी गलती हो गई। दुकान में माल का डाटा भरते समय उससे एक संख्या गलत टाइप हो गई। उस गलती की वजह से पूरे स्टॉक का हिसाब गड़बड़ा गया। दुकानदार ने गुस्से में कहा, बहन जी, ये क्या किया आपने? अगर सही ना हुआ तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा, भाई साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं रात भर बैठकर ठीक कर दूंगी। दुकानदार ने झुंझलाकर कहा, देख लो, वरना मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। वो शाम घर लौटी तो चेहरा उतरा हुआ था। काकू दौड़कर बोला, मम्मी, आज मेरी ड्राइंग देखो। लेकिन वह मुस्कुराने की ताकत भी नहीं जुटा पाई। शांति देवी ने ताना मारा, कहा था ना, औरत जब कमाने लगे तो घर ही नहीं, बाहर भी बिगाड़ कर लौटती है। देख लेना, 2 दिन में तुझे काम से निकाल देंगे। राजीव ने सब समझते हुए कहा, क्या हुआ पूजा? उसने आंसू रोकते हुए पूरी बात बताई। राजीव ने उसका हाथ थाम कर कहा, गलती सबसे होती है, तुम कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो। उस रात पूजा ने खाना जल्दी निपटाया और फिर कॉपी कलम लेकर बैठ गई। संध्या ने भी साथ दिया। भाभी, मैं मदद करूंगी, आप पढ़ो, मैं डाटा मिलाने में हाथ बटाती हूं। दोनों देर रात तक बैठी रहीं। सुबह जब वह दुकान पहुंची और सही डाटा बनाकर दिया तो दुकानदार की भौहें खुल गईं। बोला, ठीक है बहन जी, मेहनत की है, वरना औरतें तो ऐसे हाल में भाग जाती। पूजा ने चैन की सांस ली, लेकिन घर लौटकर उसने मां जी की आंखों में अब भी शक देखा। मां जी ने कहा, बहू, देख ले, एक गलती से कितना हंगामा हो गया। घर में तेरा मन रहता तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। पूजा ने धीरे से कहा, मां जी, अगर घर में ही मन लगाया होता तो शायद आपकी दवाइयों का खर्च भी पूरा ना होता। गलतियां मेरी राह रोकेंगी नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाएंगी। राजीव और संध्या ने पहली बार एक साथ सिर हिलाकर उसका साथ दिया। काकू ने मासूमियत से कहा, मी, आप सबसे अच्छी हो, आप हार मत मानना। उस दिन पूजा ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कितनी भी गलती हो, मैं उसे सुधारूंगी और आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अब पीछे हटना, घर को फिर अंधेरे में धकेलना होगा। धीरे धीरे पूजा ने दुकान का काम संभालना सीख लिया। अब उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकती नहीं थी। हिसाब किताब सटीक बैठने लगा और दुकानदार भी उसकी तारीफ करने लगा। बहन जी, आप तो अब पक्की हो गई, आप पर भरोसा किया जा सकता है। यह सुनकर पूजा को अंदर से आत्मविश्वास मिलने लगा। शाम को घर लौटती तो काकू दौड़कर उसके गले लग जाता और कहता, मम्मी, अब आप बहुत होशियार हो गई हैं। राजीव भी उसे देखकर खुश होता। कई बार उसके चेहरे पर थकान देखकर कहता, पूजा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो,
इतनी मेहनत मत किया करो। लेकिन पूजा मुस्कुराकर जवाब देती, राजीव, जब तक हालात संभल नहीं जाते आराम का वक्त नहीं है। संध्या तो जैसे उसकी परछाई बन गई थी। कभी काकू को पढ़ाती, कभी रसोई में मदद करती और कभी बस चुपचाप बैठकर भाभी का हौसला बढ़ाती। उसे लगता था कि उसकी भाभी ही असली शक्ति है जिसने इस घर को टूटने से बचा लिया। लेकिन शांति देवी का मन अब भी अशांत था। बहू की मेहनत और सफलता देखकर वह बाहर से तो चुप रहती, पर अंदर ही अंदर डरने लगी। आज बहू 4,000 कमा रही है, कल को और बढ़ गई तो घर की बागडोर कहीं मेरे हाथ से छिन न जाए। लोग कहेंगे कि बहू ने ही घर खड़ा किया, फिर मेरी अहमियत क्या रह जाएगी। एक रात जब सब सो चुके थे, शांति देवी खाट पर करवट बदलते बदलते सोच रही थी। औरत जब कमाने लगती है तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। सब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि राजीव भी कल को मां की जगह बीवी की ही सुने। सुबह उठते ही उन्होंने ताना कसते हुए कहा, बहू, कल रात देख रही थी, तू दुकान से लौटी तो थक कर गिर पड़ी थी। सोच ले, कब तक ऐसे चलेगा? औरत का काम है घर संभालना, बाहर की दुनिया तेरे बस की नहीं। पूजा ने झुककर कहा, मां जी, मैं घर भी संभाल रही हूं और बाहर भी। ये सब मैं अपने लिए नहीं, इस घर के लिए कर रही हूं। आप ही तो कहती हैं कि बहू का फर्ज घर बचाना है, मैं वही कर रही हूं, बस रास्ता अलग है। राजीव ने भी बीच में बोल दिया, मां, आप क्यों परेशान रहती हैं? बहू काम कर रही है तो घर का बोझ हल्का हो रहा है। अब दवा का खर्च, काकू की पढ़ाई सब समय पर हो रहा है। अगर वह न होती तो हम कहां होते? शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गई। लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि बहू की बढ़ती सफलता ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। उस रात छत पर बैठी पूजा ने राजीव से कहा, मुझे लगता है मां जी मुझसे खुश नहीं है। जितना भी कर लूं, उन्हें लगता है कि मैं घर से दूर हो रही हूं। राजीव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ मां भी समझ जाएंगी। अभी बस हमें डटे रहना है। पूजा ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हां, मुझे डटे रहना है, क्योंकि यही मेरी असली लड़ाई है। कामयाबी के साथ साथ मां जी का विश्वास जीतना। अब पूजा का काम और भी फैल गया था। सुबह से रात तक उसका हर पल जिम्मेदारियों से भरा होता। सुबह रसोई, दोपहर दुकान, शाम क्लास और रात घर का हिसाब। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दुकान का मालिक उससे इतना खुश हुआ कि महीने का वेतन बढ़ाकर 6,000 कर दिया। पूजा जब यह खबर लेकर घर लौटी तो काकू खुशी से उछल पड़ा, मम्मी, अब तो हम नया बैग खरीद सकते हैं ना? संध्या भी खिल उठी, भाभी, अब तो घर की मुश्किलें सचमुच हल होने लगेंगी। राजीव ने गर्व से कहा, देखा मां, बहू की मेहनत से सब ठीक हो रहा है। अगर यह कदम न उठाती तो हम आज भी उधार के सहारे जी रहे होते। लेकिन शांति देवी का चेहरा कसैला हो गया। उन्होंने कड़वे स्वर में कहा, हां बेटा, अब तो इस घर की इज्जत और नाम बहू की कमाई पर टिका है। लगता है मेरी परवरिश, तेरी मेहनत सब बेकार है। लोग कहेंगे कि मां से ज्यादा बहू ने घर संभाला। पूजा स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, मां जी, मैं यह सब आपकी इज्जत गिराने के लिए नहीं कर रही। यह घर मेरा भी है और आपकी दवाइयां, काकू की पढ़ाई, राजीव की मेहनत सब मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन शांति देवी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने सबके सामने कह दिया, बहू, तू अब घर से ज्यादा बाहर की हो गई है। पहले तो खाना समय पर बनता था, बच्चे का होमवर्क सही से होता था, अब सब जल्दी जल्दी में चलता है। औरत जब कमाने लगती है तो घर का ध्यान सबसे पहले छूटता है। मुझे डर है कि कहीं धीरे धीरे यह घर टूट न जाए। राजीव ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, घर टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। आपने हमेशा कहा था कि औरत घर की नींव होती है। नींव अब और मजबूत हो रही है, बस तरीका नया है। लेकिन शांति देवी ने हाथ उठाकर रोक दिया, नहीं बेटा, नींव तब हिलती है जब औरत बाहर की दुनिया में पांव जमाने लगती है। आज तू मेरी बात नहीं मान रहा, कल को पूरा घर बहू की बात मानने लगेगा, तब मेरी आवाज कौन सुनेगा? संध्या यह सुनकर आगे बढ़ी और मां से बोली, मां, भाभी घर को बचा रही है, बिगाड़ नहीं रही। अगर भाभी ना होती तो काकू की फीस बाकी रह जाती, आपकी दवा अधूरी रह जाती। आप क्यों नहीं देख पा रही?
शांति देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, संध्या, तू छोटी है, तुझे समझ नहीं है। जब औरत कमाने लगती है ना, तो धीरे धीरे घर की बागडोर उसी के हाथ चली जाती है और फिर सास की जगह कोई नहीं पूछता। कमरे में खामोशी छा गई। पूजा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से कहा, मां जी, अगर मेरी मेहनत से आपकी जगह कम हो जाए तो मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपकी जगह लेने नहीं आई। मैं तो बस आपका सहारा बनने आई हूं। राजीव ने बहू का हाथ थाम लिया और कहा, पूजा, तुमने इस घर को संभालने के लिए जितना किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। मां को समय लगेगा, पर एक दिन वह भी समझेंगी। शांति देवी चुप रही, लेकिन उनके दिल में डर अब और गहरा हो गया। उन्हें लगता था कि बहू की बढ़ती सफलता कहीं उनके अस्तित्व को मिटा न दे। उस रात पूजा छत पर अकेली बैठी सोच रही थी, मैं जो कर रही हूं सही है या गलत? क्या सचमुच मेरी वजह से मां जी को लगता है कि उनका महत्व कम हो रहा है? लेकिन अगले ही पल काकू का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे किसी भी हाल में यह घर टूटने नहीं देना है, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। शांति देवी का डर अब गुस्से में बदलने लगा था। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे घर की सारी बागडोर पूजा के हाथों में खिसक रही है। एक दिन उन्होंने सबके सामने सीधी चोट कर दी। सुबह का समय था। पूजा रसोई में जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी और साथ ही दुकान के लिए हिसाब किताब वाली कॉपी भी देख रही थी। तभी शांति देवी ने कड़क आवाज में कहा, बहू, यह रसोई है या दफ्तर? खाना बनाने से ज्यादा तेरा ध्यान कॉपी कलम में रहता है। राजीव चुपचाप अखबार पढ़ रहा था, लेकिन मां के लहजे ने माहौल भारी कर दिया। संध्या ने हिम्मत करके कहा, मां, भाभी सब कुछ संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर भी। लेकिन शांति देवी भड़क उठी, संभाल रही हैं? घर कब संभल रहा है? कल ही काकू स्कूल में बिना होमवर्क के चला गया था। टीचर ने आकर ताना दिया। यह सब किसकी वजह से हुआ? औरत जब कमाने लगती है तो घर बिखरना शुरू होता है। यही डर था मेरा। यह सुनकर पूजा के हाथ रुक गए, आंखें भर आईं, लेकिन उसने धीरे से कहा, मां जी, काकू का होमवर्क मेरी वजह से नहीं छूटा। उसकी कॉपी संध्या के बैग में रह गई थी। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो गलती मेरी ही होगी, क्योंकि मैं कमाती हूं ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव ने अखबार नीचे रख दिया और सख्त आवाज में कहा, मां, हर गलती का दोष बहू पर मत डालिए। अगर आज यह काम न कर रही होती तो हमारी हालत और खराब होती। आपने ही कहा था कि मेरी तनख्वाह से दवाइयां नहीं खरीदी जा रही। अब वह सब इन्हीं की वजह से संभव है। शांति देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, बेटा, तू आज अपनी मां से ज्यादा बीवी पर भरोसा करता है। यही तो डर था। औरत जब कमाने लगती है तो आदमी भी उसी की सुनने लगता है। मेरी आवाज अब इस घर में कोई नहीं सुनता। यह कहते कहते वो खाट पर बैठ गई। संध्या ने दौड़कर उन्हें पानी दिया। पूजा उनके पास जाकर घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मां जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं चाहे कितनी भी कमाई कर लूं, आपके बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी मेहनत आपकी इज्जत कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए है। शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। यह दर्द बहू की कमाई से ज्यादा अपने महत्व खोने का था। उस रात राजीव ने पूजा को समझाया, तुम्हें मां का दिल जीतना होगा, सिर्फ काम और कमाई से नहीं, बल्कि उन्हें यह महसूस कराकर कि वह अब भी इस घर की सबसे बड़ी ताकत हैं। पूजा ने सिर हिलाया और मन ही मन तय किया, मां जी का विश्वास जीतना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अगली सुबह पूजा ने तय कर लिया कि अब उसे सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी मां जी का दिल जीतना है। वह जानती थी कि शांति देवी को सबसे ज्यादा गर्व तब होता है जब मोहल्ले या रिश्तेदार उनके घर संभालने की तारीफ करें। इसलिए उस दिन पूजा ने जल्दी उठकर नाश्ते के साथ साथ पूरा घर अच्छे से सजा दिया। आंगन धो पोंछकर चमका दिया, तुलसी चौरा सजाया और मां जी की पसंद का आलू पूरी बनाकर मेज पर रखा। जब शांति देवी रसोई में आई तो चौंक गई, बोली, यह सब किसने किया? पूजा ने मुस्कुराकर कहा,
मां जी, आपके लिए। आज मैंने काम पर जाने से पहले सोचा कि घर पूरी तरह आपकी तरह सजा धजा दिखना चाहिए। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गईं और खाना चखा। चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि साफ दिख रही थी। दोपहर में जब पूजा दुकान गई तो वहां से लौटते वक्त मां जी की दवाइयां और उनके लिए एक गर्म शॉल ले आई। शॉल देते हुए बोली, मां जी, ठंड बढ़ रही है, सोचा आपके लिए ले आऊं। शांति देवी ने शॉल हाथ में लिया। दिल भर आया, लेकिन होठों से बोली, बहू, अब तो तू पैसे भी खर्च करने लगी है। पूजा ने उनके पैर छूते हुए कहा, हां मां जी, लेकिन यह खर्च नहीं, मेरी तरफ से आपका आदर है। आप हमेशा कहती हैं कि बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना, बस वही निभा रही हूं। उस रात जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक शांति देवी ने सबके सामने कहा, आज बहू ने मुझे याद दिला दिया कि चाहे औरत बाहर कमाए, उसका दिल अगर घर से जुड़ा हो तो घर बिखरता नहीं बल्कि संभल भी जाता है। यह सुनकर राजीव और संध्या दोनों खुश हो गए। काकू मासूमियत से बोला, दादी, अब आप मम्मी से नाराज नहीं होंगी ना? शांति देवी ने उसकी पीठ थपथपाई, नहीं बेटा, अब नहीं। पूजा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। यह सिर्फ उसकी मेहनत की नहीं बल्कि उसके दिल की जीत थी। कुछ ही दिनों बाद घर में एक छोटा सा पारिवारिक समारोह रखा गया। राजीव के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ शहर से मिलने आए थे। आंगन में खाटें बिछी, रसोई में पकवानों की खुशबू फैली हुई थी और घर का हर कोना रिश्तेदारों की आवाजों से गूंज रहा था। शांति देवी ने मन ही मन ठान रखा था कि इस बार रिश्तेदारों के सामने बहू की कोई कमी न निकले, वरना सबकी बातें उन्हें और चुभेंगी। पूजा सुबह से ही काम में लगी रही। नाश्ता, दोपहर का भोजन, बच्चों की देखभाल, सब कुछ उसने बिना थके संभाल लिया। संध्या और काकू भी इधर उधर उसकी मदद करते रहे। जब सारे मेहमान खाने पर बैठे तो हर कोई तारीफ किए बिना न रह सका। चाचा जी बोले, वाह शांति बहन, आपकी बहू तो बड़ी समझदार और मेहनती है, घर भी संभाल रही है और सुना है अब काम भी करती है। सच कहें तो आज के जमाने की औरत ऐसी ही होनी चाहिए। यह सुनकर शांति देवी का चेहरा गौरव से चमक उठा। वो बोली, हां, मेरी बहू ने सब कुछ अपने दम पर संभाला है, घर भी बाहर भी। उनकी आंखों में पहली बार गर्व साफ झलक रहा था। पूजा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने मां जी की ओर देखा तो उन्हें मुस्कुराते पाया। इतने दिनों बाद पहली बार उसे लगा कि मां जी उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी है। शाम को जब मेहमान चले गए तो शांति देवी ने बहू को अपने पास बुलाया। बोली, बहू, आज तूने मेरी इज्जत रख ली। सबके सामने किसी ने मेरी बहू की तारीफ की। यह मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है। अब मैं मान गई हूं कि औरत जब कमाने लगे तो घर टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है, बशर्ते उसका मन घर से जुड़ा रहे। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां जी के पैर छू लिए और बोली, मां जी, यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। मैं तो बस आपकी छाया बनकर रहना चाहती हूं। उस रात घर का माहौल अलग ही था। राजीव ने कहा, पूजा, आज मां ने खुद सबके सामने तेरी तारीफ की। अब तो तेरी मेहनत का असली फल मिल गया। संध्या बोली, भाभी, अब आप मुझे भी कंप्यूटर सिखाइए, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूं। काकू ने मासूमियत से कहा, मम्मी, अब आप सच में हीरो हो गई। सब हंस पड़े और माहौल खुशियों से भर गया। अब घर का माहौल बदल चुका था। जो शांति देवी हर बात पर ताना देती थी, वही अब बहू पर गर्व करने लगी। जब भी कोई मेहमान या पड़ोसी आता तो बिना रुके कह देती, मेरी बहू सिर्फ घर ही नहीं बाहर भी सब संभालती है। यह सुनकर पूजा के चेहरे पर संकोच भरी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब उसे दुकान के अलावा घर घर से छोटे काम भी मिलने लगे। किसी को बिल बनवाना होता, किसी को चिट्ठी टाइप करनी होती और कोई बच्चों की ट्यूशन के लिए उसे बुलाता। महीने का हिसाब जोड़ते जोड़ते अब उसकी कमाई राजीव की आधी तनख्वाह से भी ज्यादा हो गई थी। राजीव को भी अब गर्व होने लगा। वह दोस्तों के बीच कहता, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी साथी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। संध्या तो मानो उसकी परछाई बन गई थी। वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भाभी से कंप्यूटर सीखने लगी।
कभी कभी हंसकर कहती, भाभी एक दिन मैं भी आपकी तरह कमाऊंगी और घर का बोझ बांटूंगी। काकू का मनोबल भी बढ़ गया था। अब वह दोस्तों से गर्व से कहता, मेरी मम्मी काम भी करती हैं और मेरे साथ खेलती भी हैं। उसकी यह मासूम बातें पूजा की सारी थकान मिटा देती। लेकिन असली बदलाव शांति देवी के भीतर आया। पहले उन्हें डर था कि बहू की कमाई से उनकी जगह कम हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि बहू की वजह से ही उनका मान और बढ़ा है। एक दिन अकेले में उन्होंने पूजा से कहा, बहू मैंने तुझ पर बहुत शक किया, बहुत ताने दिए, पर तूने सब सहकर भी घर को टूटने नहीं दिया। अब तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज तू इस घर की नींव है। यह सुनकर पूजा की आंखें छलक गईं। उसने मां जी के पैर छूते हुए कहा, मां जी अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं कभी यह सब कर ही नहीं पाती। उस रात जब सब एक साथ बैठे तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। राजीव ने कहा, आज हमारी जिंदगी में जो सुकून है वह पूजा की वजह से है। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। संध्या और काकू ने ताली बजाई और शांति देवी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, औरत जब कमाने लगे तो घर की नींव हिलती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। बस उसके दिल में परिवार के लिए सच्चा लगाव होना चाहिए। उस पल पूजा ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत पैसों की नहीं बल्कि अपने रिश्तों की है। अब वह सिर्फ बहू नहीं, पूरे परिवार की प्रेरणा बन चुकी थी। अब पूजा की मेहनत और हिम्मत पूरे घर के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जो संध्या अब तक पढ़ाई के साथ बस घर के काम में हाथ बटाती थी, उसके दिल में भी नए सपने पलने लगे। उसने एक दिन झिझकते हुए कहा, भाभी मैं सोच रही थी कि कॉलेज के बाद खाली समय में मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं, आपकी तरह कुछ सीखूं ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। शांति देवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, क्या अब तू भी काम करेगी? बेटियों के काम करने से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहती, पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मां जी संध्या के सपनों को रोकना ठीक नहीं है। आज के जमाने में बेटियां भी घर का सहारा बन सकती हैं। आपने खुद देखा कि जब मैंने कमाई शुरू की तो घर कैसे संभल गया। राजीव ने भी बहन का साथ दिया। मां अब समय बदल चुका है। अगर बहन कुछ सीखना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर वह अनुभव भी लेगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शांति देवी कुछ पल के लिए चुप रही। उनके मन में फिर वही पुराना डर जागा कि कहीं बहू के बाद बेटी भी बाहर निकल गई तो घर का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथ से न निकल जाए। लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, पर याद रखना संध्या घर की इज्जत सबसे पहले है। तू जो भी कर हमारी नाक ऊंची होनी चाहिए। संध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, भाभी अब आप मुझे भी कंप्यूटर सिखाइए, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। उस दिन से घर का माहौल और बदल गया। शाम को जब पूजा दुकान का काम निपटा कर आती तो संध्या उसके साथ बैठ जाती। दोनों बहनें मिलकर टाइपिंग करती, कभी गलती पर हंस देती तो कभी एक दूसरे को समझाती। काकू पास बैठकर कहता, मम्मी और बुआ तो एकदम स्कूल टीचर जैसी हो गई हैं। राजीव यह सब देखकर गर्व से मुस्कुराता। उसे लगता जैसे उसका घर अब सच्चे मायने में खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बदलाव ने शांति देवी को भीतर ही भीतर बेचैन कर दिया। रात को अकेले में उन्होंने सोचा, पहले बहू अब बेटी, कहीं यह सब मिलकर मुझे ही ना भुला दें। घर की असली मालकिन मैं हूं या धीरे धीरे मेरी जगह भी कम हो जाएगी। उनकी यह चिंता आने वाले समय में एक नई कड़वी घटना की वजह बनने वाली थी। संध्या अब पूजा की मदद से धीरे धीरे टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर सीख चुकी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और कॉलेज के दोस्तों के बीच भी वह अब अलग नजर आने लगी। एक दिन कॉलेज की प्रोफेसर ने कहा, संध्या पास की दुकान पर किसी को अस्थायी तौर पर चाहिए जो डाटा टाइपिंग कर सके। अगर चाहो तो यह काम तुम कर सकती हो। संध्या का चेहरा खिल उठा। शाम को घर लौटी तो उत्साह से बोली, मां, भाभी आज मुझे भी छोटा सा काम मिला है। हफ्ते में 3 दिन, बस 2-3 घंटे जाना होगा। बदले में कुछ पैसे भी मिलेंगे। राजीव ने खुशी से कहा, वाह संध्या, यह तो बहुत अच्छा है।
अब तू भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। पूजा ने भी मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अब तुझे असली अनुभव मिलेगा। लेकिन शांति देवी का चेहरा कसला हो गया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तो अब बेटी भी बाहर जाएगी। एक बहू कम थी जो घर के काम छोड़कर बाहर निकल गई, अब बेटी भी वही करेगी। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि इस घर की औरतों का ध्यान घर से ज्यादा बाहर है। संध्या का चेहरा उतर गया। उसने डरते डरते कहा, मां, काम बहुत छोटा है, बस 2 घंटे का, इससे घर का कोई काम नहीं छूटेगा। शांति देवी ने झुंझलाकर कहा, काम छोटा हो या बड़ा, असर घर पर ही पड़ता है। औरत जब कमाने लगती है तो घर की देहरी धीरे धीरे खाली होने लगती है। रिश्तेदार पूछेंगे कि तेरी बेटी भी अब बाहर कमाती है, क्या कमी रह गई थी घर में? पूजा ने धीरे से कहा, मां जी, संध्या का काम घर के खिलाफ नहीं है, यह उसकी पढ़ाई और भविष्य के लिए है। जैसे आपने मुझे मौका दिया, वैसे ही इसे भी एक बार मौका दीजिए। राजीव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब जमाना बदल गया है। अगर हम बेटियों को रोकेंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा। आपने हमेशा कहा है कि हमारी संध्या घर की शान है, तो क्यों ना उसे और आगे बढ़ने दिया जाए। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मुझे डर है बेटा, कहीं एक दिन बहू और बेटी दोनों मिलकर मुझे ही पराया न कर दें, घर की बागडोर मेरे हाथ से छिन न जाए। यह सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। संध्या और पूजा दोनों के दिल में दर्द उतर गया। संध्या ने मां के पास बैठकर हाथ थाम लिया। मां, आप ही हमारी ताकत हैं, हम चाहे जितना भी कमा लें, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन शांति देवी का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उनके मन की यह आशंका आगे चलकर एक बड़ी टकराव की वजह बनने वाली थी। संध्या का पहला दिन काम पर जाने का था। सुबह सुबह ही उसने अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लिए थे। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने मां जी के पैर छुए और बोली, मां, आशीर्वाद दीजिए, आज मेरी नई शुरुआत है। शांति देवी ने अनमने ढंग से हाथ तो आशीर्वाद में उठा दिए, मगर आंखों में चिंता और शक साफ झलक रहा था। संध्या कॉलेज से सीधा उस दुकान पर चली गई जहां उसे काम करना था। उधर घर पर शांति देवी बार बार आंगन की ओर देखती रही। उनके मन में बार बार वही डर उठता, आज बेटी बाहर काम कर रही है, कल को पूरा घर बहू बेटी के पैसों पर चलने लगेगा, फिर मेरी बात कौन सुनेगा। इसी बीच अचानक काकू खेलते खेलते गिर पड़ा। उसके घुटने में गहरी चोट लगी और खून निकलने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। शांति देवी घबराकर उसे संभालने लगी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ भर आया। उन्होंने तुरंत पूजा को आवाज दी, बहू देख ले, तेरा बेटा चोटिल हो गया और तू अभी तक काम में लगी है। यही होता है जब औरत घर से ज्यादा बाहर की सोचने लगे। पूजा दौड़कर आई, काकू को गोद में लिया और उसके घाव पर दवा लगाई। काकू सिसकते हुए बोला, मम्मी, मैं तो खेलते खेलते गिर गया। लेकिन शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा, नहीं बेटा, तू इसीलिए गिरा क्योंकि तेरी मां का ध्यान घर पर नहीं, बाहर की भागदौड़ में है, और अब बेटी भी उसी राह पर चली गई है। शाम को जब संध्या लौटी तो मां का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। शांति देवी बोली, तेरे काम पर जाने की वजह से आज घर में यह हाल हुआ। काकू चोटिल हो गया और मैं अकेली परेशान होती रही। यही डर था मेरा और आज सच हो गया। संध्या सकपका गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, मां, काकू के गिरने का मेरे काम से क्या लेना देना। बच्चे तो खेलते हुए अक्सर गिरते हैं। लेकिन शांति देवी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं संध्या, यही होता है जब औरतें घर छोड़कर बाहर निकलती हैं। अब घर की खुशियां धीरे धीरे हाथ से फिसलेंगी। पूजा ने संध्या का हाथ थामा और मां जी की ओर देखते हुए बोली, मां जी, आप हमें गलत मत समझिए। काकू का गिरना हादसा था, इसमें काम का कोई दोष नहीं। अगर हम दोनों साथ मिलकर बाहर कदम रख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि घर की जिम्मेदारी हम भूल गए हैं। हम दोनों घर और काम दोनों संभालेंगे, लेकिन आपका भरोसा हमारे लिए सबसे जरूरी है। राजीव ने भी मां से कहा, मां, हर घटना का दोष बहू और बहन के काम पर मत डालिए। हादसे हर घर में होते हैं, पर मेहनत और कोशिश से ही घर की तकदीर बदलती है।
शांति देवी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि उनका डर और गहरा हो चुका है। उन्हें लगने लगा था कि बहू और बेटी दोनों मिलकर घर की बागडोर धीरे धीरे अपने हाथ में ले रही हैं। काकू की चोट तो 2 दिन में भर गई, लेकिन शांति देवी का मन और ज्यादा घायल हो गया। उनके भीतर का डर अब गुस्से में बदल गया था। सुबह का वक्त था, सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। काकू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, संध्या कॉलेज की किताबें संभाल रही थी और पूजा जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर रही थी। तभी शांति देवी ने अचानक कड़क स्वर में कहा, आज मैं एक बात साफ कर दूं, अब इस घर में 2-2 औरतें बाहर काम पर नहीं जाएंगी। या तो बहू दुकान पर जाएगी या बेटी कॉलेज के बाद का काम करेगी। दोनों एक साथ बाहर रहेंगी तो घर कौन संभालेगा? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। संध्या हड़बड़ा गई। मां, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरा काम तो बस हफ्ते में 3 दिन, वह भी कुछ घंटों का है। भाभी तो पहले से सब संभाल रही हैं। शांति देवी ने बात काट दी। नहीं संध्या, तू चुप रह। मैंने अपनी जिंदगी का अनुभव देखा है। औरत जब बाहर पांव जमाती है तो घर की देहरी खाली हो जाती है। मैं ये घर बिखरते नहीं देख सकती, इसीलिए फैसला सुन लिया। या तो बहू काम करेगी या बेटी, दोनों नहीं। राजीव चौंक गया, बोला, मां, यह तो नाइंसाफी है। आज के जमाने में बहू और बेटी दोनों अगर मेहनत कर रही हैं तो इसमें बुरा क्या है? घर का बोझ हल्का ही होगा। लेकिन शांति देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, तू नहीं समझता। आज तुझे लग रहा है कि सब अच्छा है, कल को तुझे ही पछताना पड़ेगा। बहू कमाई करेगी, बेटी कमाई करेगी और घर के छोटे छोटे काम छूटेंगे। फिर मोहल्ला कहेगा, शांति की घर की औरतें घर संभालना भूल गई। पूजा ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से मां जी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मां जी, अगर हमारी मेहनत से आपका नाम बदनाम होता है तो मैं दुकान का काम छोड़ दूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि मेरी मेहनत कभी घर को तोड़ने के लिए नहीं थी। मैं सिर्फ बोझ बांटना चाहती थी। संध्या रोते हुए बोली, मां, अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि मैंने अपने सपनों का गला घोंट दिया। मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, आपके लिए भी कुछ करना चाहती थी। राजीव ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, मां, अगर आप हमें रोकेंगी तो यह घर और बिखर जाएगा, क्योंकि मजबूरी में छोड़े गए सपने हमेशा दर्द बनकर रिश्तों को तोड़ देते हैं। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके होंठ अब भी सख्त थे। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जो करना है करो, पर याद रखना, अगर कभी इस घर की नींव हिली तो उसकी जिम्मेदार बहू और बेटी होंगी। उस दिन के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। पूजा और संध्या दोनों ने एक दूसरे को देखकर मन ही मन कसम खाई, अब हमें दोगुनी मेहनत करनी होगी ताकि मां जी को साबित कर सकें कि औरत की कमाई घर को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। शांति देवी के फैसले के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। पूजा बाहर से काम पर जाती तो चेहरे पर हिम्मत होती, लेकिन भीतर दिल भारी रहता। संध्या कॉलेज से लौटकर अपनी कॉपी बंद कर देती और चुपचाप कमरे में बैठ जाती। राजीव बार बार दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मां की कही हुई बात उसके गले की हड्डी की तरह अटक गई थी। अगर घर बिखरा तो जिम्मेदार बहू और बेटी होंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। तभी एक सुबह पूजा दुकान पहुंची तो मालिक ने उसे बुलाकर कहा, बहन जी, आपको एक बड़ी कंपनी ने देखा है। उन्होंने हमारे यहां आकर आपके काम की तारीफ की। अब वह चाहते हैं कि आप उनके यहां पार्ट टाइम काम करें। तनख्वाह भी अच्छी देंगे, 8,000 रुपये महीने। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 8,000 की रकम उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। लेकिन उसी पल उसके मन में मां जी का चेहरा उभरा। अगर मैंने यह काम लिया तो मां जी और भी नाराज होंगी। उन्हें लगेगा कि अब मैं घर से और दूर हो रही हूं। उस दिन शाम को जब पूजा घर लौटी तो उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। राजीव ने पूछा, क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों हो? पूजा ने धीरे से सब बताया। संध्या की आंखों में चमक आ गई। भाभी, यह तो बहुत बड़ा मौका है, आपको यह जरूर लेना चाहिए। शांति देवी पास ही बैठी थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या कहा? अब बहू कंपनी में भी काम करेगी,
दुकान, क्लास, घर, सब कुछ कम था कि अब और बाहर जाएगी। औरत जब ज्यादा कमाने लगती है तो घर का संतुलन बिगड़ ही जाता है। पूजा रो पड़ी, बोली, मां जी, मैं घर छोड़ने नहीं जा रही। यह काम सिर्फ 4 घंटे का है और बाकी समय में घर को पहले की तरह संभालूंगी। सोचिए, 8,000 रुपए से हम कितनी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। काकू की पढ़ाई, आपकी दवाइयां, घर का हर खर्च, सब आसानी से हो जाएगा। राजीव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, यह वक्त बहू का साथ देने का है। आज अगर हमने इसे रोका तो यह मौका हमेशा के लिए खो जाएगा और मैं जानता हूं पूजा घर के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। संध्या भी आगे बढ़ी। मां, आप हमेशा कहती हैं कि घर की नींव मजबूत रहनी चाहिए, तो बहू वही कर रही है। पैसों की मजबूती भी नींव को और मजबूत करेगी। शांति देवी चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर है कि कहीं यह सब तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। मेरी आवाज कहीं खो न जाए इस घर में। पूजा उनके पैरों में बैठ गई और बोली, मां जी, आपकी आवाज मेरी ताकत है। अगर आप साथ देंगी तो यह नया काम मेरा नहीं, पूरे घर की जीत होगी। उस रात पूरे घर ने फैसला किया कि पूजा यह नया अवसर जरूर लेगी, लेकिन सब जानते थे कि यह नया कदम जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी लेकर आने वाला था। पूजा ने आखिरकार कंपनी का काम स्वीकार कर लिया। अगले हफ्ते से उसकी नई शुरुआत होनी थी। सुबह का वक्त अब और जल्दी शुरू होने लगा। 4 बजे उठकर रसोई संभालना, काकू का टिफिन बनाना, राजीव का नाश्ता, मां जी की दवा और संध्या की चाय, सब कुछ निपटाकर उसे समय पर कंपनी पहुंचना होता। पहले ही दिन वहां का माहौल देखकर वह थोड़ा घबराई। बड़े बड़े कंप्यूटर, फाइलों का ढेर और अलग अलग लोग तेजी से काम कर रहे थे। सुपरवाइजर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपको डाटा एंट्री और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम करना है। रोज 4 घंटे यहां रहना होगा। पूजा ने सिर हिलाया और काम में जुट गई। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से सब प्रभावित होने लगे। घर लौटते वक्त उसका शरीर थक चुका होता, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलकता। काकू दौड़कर उसके गले लग जाता। मम्मी, आज आपकी ऑफिस वाली कुर्सी कैसी थी? वो हंसकर जवाब देती, बहुत बड़ी, लेकिन तुम्हारी गोदी जितनी आरामदायक नहीं। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। एक दिन जब वह देर से लौटी तो शांति देवी गुस्से में बोली, देखा, यही होता है। अब तो घर का खाना भी देर से बनेगा। बहू अगर बाहर जाएगी तो घर के काम कैसे पूरे होंगे? पूजा ने थके हुए स्वर में कहा, मां जी, देर हो गई, लेकिन सब तैयार है। आपके लिए दवा भी लेती आई हूं। राजीव ने मां को समझाने की कोशिश की। मां, थकान तो होती है, लेकिन सोचिए, इस मेहनत से घर के हालात कितने सुधर रहे हैं। मगर शांति देवी का डर अभी भी कायम था। उस रात पूजा छत पर बैठी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और वह आसमान को देख रही थी। मन ही मन बोली, यह रास्ता आसान नहीं है, पर मुझे हार नहीं माननी। अब मेरे पीछे सिर्फ मेरा सपना नहीं, पूरे घर की उम्मीद खड़ी है। अगले ही दिन उसकी असली परीक्षा सामने आई। कंपनी में उसे अचानक अतिरिक्त काम दे दिया गया। मैडम, कल तक यह रिपोर्ट पूरी करनी होगी। काम इतना ज्यादा था कि देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता। घर आकर भी उसे बाकी काम निपटाना पड़ता। रात के 12 बज गए, लेकिन पूजा रसोई में बैठकर काकू के अगले दिन का टिफिन बना रही थी। आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे, पर मन कह रहा था, रुकना नहीं है। राजीव ने पास आकर उसका हाथ थामा। पूजा, तुम खुद को थका दोगी, सब अकेले मत उठाओ। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन पूजा मुस्कुराई। राजीव, यह थकान मुझे डराती नहीं, बल्कि याद दिलाती है कि मैं सही रास्ते पर हूं। उस रात उसने खुद को यकीन दिलाया कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। दिन गुजरते गए और पूजा का बोझ बढ़ता ही गया। कंपनी में काम का दबाव, दुकान का हिसाब, घर की रसोई, काकू की पढ़ाई, सब कुछ संभालते संभालते उसकी नींद और आराम छिन चुका था। वह थकान छुपाकर मुस्कुराती रहती, लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक शाम की बात है। कंपनी से लौटते समय रास्ते में उसे देर हो गई। ट्रैफिक जाम था और जब तक घर पहुंची घड़ी रात के 8 बजा चुकी थी। आंगन में कदम रखते ही शांति देवी की तेज आवाज सुनाई दी, बहू, ये क्या हाल है? घर में सब भूखे बैठे हैं
और तू बाहर से लौट रही है, यही डर था मेरा। जब औरत बाहर का काम पकड़ेगी तो घर वाले इंतजार ही करते रहेंगे। राजीव ने बीच में बोलना चाहा, मां, ऑफिस का काम कभी कभी बढ़ जाता है, इसमें बहू का क्या कसूर? लेकिन शांति देवी शांत कहां होने वाली थी। बोली, तुझे तो हर गलती में बहू ही सही लगेगी। बेटा, तू भूल गया कि पहले इस घर का खाना 7 बजे तक परोस दिया जाता था। अब देख, 9 बजने आए और रसोई खाली है। पूजा को लगा जैसे उसके अंदर जमा सारी थकान आंसुओं में बहने वाली है। वह चुपचाप रसोई में घुस गई और बिना कुछ बोले काम करने लगी। लेकिन गलती उसी वक्त हो गई। थकान और जल्दबाजी में उसने गैस पर सब्जी चढ़ाई और मसाला डालते वक्त नमक 2 बार डाल दिया। खाना परोसा गया तो सब्जी इतनी नमकीन थी कि काकू ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी, ये तो कड़वी लग रही है। बस फिर क्या था, शांति देवी ने मौका पकड़ लिया। देख लिया, यही होता है, घर का स्वाद बाहर की कमाई में खो जाता है। औरत जब कमाने लगती है तो उसके हाथ का स्वाद भी बदल जाता है। पूजा की आंखें छलक पड़ी। वह बोलना चाहती थी लेकिन गला रंध गया। राजीव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार गुस्से में मां से कहा, मां, यह ठीक नहीं है। एक नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या आसमान टूट पड़ा? बहू हर दिन सब कुछ संभालती है, कभी उसकी मेहनत देखिए भी। शांति देवी आहत हो गई। बोली, तो अब बेटा भी मां की जगह बीवी की तरफदारी करेगा, यही डर था मेरा। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने थरथराते स्वर में कहा, मां जी, मेरी गलती है, लेकिन मुझसे एक दिन की गलती देखकर मेरी सारी मेहनत को मत मिटाइए। मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि उसे बचाना चाहती हूं। उस रात घर का माहौल बेहद भारी हो गया। काकू मां के आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मी, आप मत रोइए, मैं वादा करता हूं बड़ा होकर आपको कभी थकने नहीं दूंगा। पूजा ने उसे गले से लगाया और मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे साबित करना होगा कि औरत की कमाई घर को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उसे और संभालती है। नमक की उस छोटी सी गलती ने घर में बड़ा तूफान ला दिया था। शांति देवी अब हर बात पर शक की नजर से देखने लगी। पूजा की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके दिल में अब पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब वह हार नहीं मानेगी। इसी बीच कंपनी से एक नया मोड़ आया। एक दिन सुपरवाइजर ने उसे बुलाकर कहा, पूजा जी, आपके काम से सब बहुत प्रभावित हैं। अब कंपनी ने फैसला किया है कि आपको एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जाए। इसमें आपको 5 लोगों की टीम संभालनी होगी और अलग अलग फाइलें मिलाकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अगर आप यह कर लेती हैं तो आगे स्थायी नौकरी भी मिल सकती है। यह सुनकर पूजा का दिल धक धक करने लगा। स्थायी नौकरी का मतलब था एक बड़ी तनख्वाह, काकू के अच्छे स्कूल का सपना पूरा होना, मां जी की दवाइयों की चिंता खत्म होना और घर के लिए असली सुरक्षा। लेकिन साथ ही यह भी था कि अब उसका समय और मेहनत और बढ़ जाएगी। घर लौटी तो मन उलझा हुआ था। राजीव को सब बताया तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। पूजा, यह तो बहुत बड़ा मौका है, अब तुम सच में अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। संध्या ने भी ताली बजाते हुए कहा, भाभी, आप कमाल कर रही हैं। मैं आपके साथ देर रात तक बैठकर काम में मदद करूंगी। लेकिन शांति देवी का चेहरा फिर कसला हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तो अब बहू घर छोड़कर ऑफिस में अफसर बनेगी, टीम संभालेगी, प्रोजेक्ट करेगी, और घर का क्या होगा? पहले ही नमक ज्यादा पड़ गया, कल को चूल्हा ठंडा रह जाएगा। पूजा चुप रही। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मां जी, यह मौका सिर्फ मेरा नहीं, पूरे घर का है। अगर मैं इसे निभा पाई तो हमारा भविष्य बदल सकता है। लेकिन मैं वादा करती हूं कि घर की जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी। राजीव ने मां से कहा, मां, सोचिए, अगर यह नौकरी पक्की हो गई तो हम सबका बोझ कितना हल्का हो जाएगा। काकू अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, आपके इलाज में कोई रुकावट नहीं होगी। अब बहू को रोकना गलत होगा। शांति देवी ने गहरी सांस ली और आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है, कर ले बहू, लेकिन याद रखना, अगर इस घर की नींव कभी हिली तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उस रात पूजा देर तक छत पर बैठी रही। आसमान की तरफ देखते हुए उसने मन ही मन कहा, मेरी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। मुझे मां जी का डर भी जीतना है
और अपने घर का भविष्य भी। पूजा ने कंपनी का नया प्रोजेक्ट संभालने की हिम्मत जुटा ली। अब उसके दिन और भी व्यस्त हो गए थे। सुबह 4 बजे उठकर रसोई संभालना, सबके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना, काकू को स्कूल भेजना, मां जी की दवा देना और फिर समय पर ऑफिस पहुंच जाना, यह सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। ऑफिस में उसे 5 लोगों की टीम को संभालना पड़ता। सब उससे बड़ी उम्र के थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूजा मेहनत और लगन से हर फाइल और हर रिपोर्ट समय पर पूरा कर रही है, तो धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगे। घर लौटते लौटते उसकी थकान हड्डियों तक उतर जाती, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की चमक बनी रहती। काकू दौड़कर कहता, मम्मी, आप ऑफिस में सबको डांटती हो क्या? और पूजा हंसकर कह देती, नहीं बेटा, सबको साथ लेकर काम करती हूं। संध्या उसकी मददगार बनी हुई थी। देर रात तक भाभी के साथ बैठकर रिपोर्ट्स का हिसाब देखती, कभी टाइपिंग करती, कभी बस हौसला बढ़ाती। राजीव भी अब अपनी पत्नी पर गर्व करता और बार बार कहता, पूजा, तूने जो कदम उठाया वह सही था। अब हमारा घर सच में बदल रहा है। लेकिन शांति देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने आंगन में सबके सामने कह दिया, बहू अब घर की नहीं, ऑफिस की हो गई है। दिन रात कागज और कंप्यूटर में घुसी रहती है। काकू का बचपन छूट रहा है, संध्या की जिम्मेदारी बढ़ रही है और मेरा मन खाली होता जा रहा है। औरत जब अफसर बन जाती है तो उसका घर उसके हाथ से फिसल ही जाता है। यह सुनकर पूजा का दिल चीर गया। उसने नम्र स्वर में कहा, मां जी, मैं अफसर बनने नहीं निकली, मैं तो बस इस घर को संभालने निकली हूं। अगर मेरा हर कदम आपको तकलीफ देता है तो आप कह दीजिए, मैं सब छोड़ दूंगी। राजीव तुरंत बीच में बोला, नहीं पूजा, तुम कुछ नहीं छोड़ोगी। मां, यह घर पूजा की वजह से ही खड़ा है। अगर यह मेहनत ना करती तो हम आज भी उधारी और कर्ज में डूबे रहते। शांति देवी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि उनके मन का डर अभी भी कम नहीं हुआ है। उस रात पूजा छत पर बैठी देर तक सोचती रही। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। मुझे मां जी का भरोसा जीतना ही होगा, वरना मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। कंपनी का प्रोजेक्ट अपने अंतिम दौर में था। पूजा दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि रिपोर्ट समय पर पूरी हो जाए। उसी दौरान घर में अचानक समस्या खड़ी हो गई। एक शाम शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राजीव काम पर था। संध्या घबरा गई और काकू रोने लगा। पूजा ऑफिस में थी, लेकिन जैसे ही फोन आया वह सब कुछ छोड़कर भागती हुई घर पहुंची। डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दी गई और कहा गया कि 2-3 दिन लगातार देखभाल करनी होगी। शांति देवी बिस्तर पर लेटी थी और धीमे स्वर में बोली, बहू, तू क्यों इतनी दौड़ भाग करती है? तेरे काम की वजह से ही शायद भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ थामते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं जो कर रही हूं वह सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ठीक रहेंगी तो ही मेरा हर कदम सफल होगा। अगले 3 दिन पूजा ने अपनी नींद और आराम सब छोड़ दिया। दिन में ऑफिस का काम, रात में मां जी की सेवा। कभी रिपोर्ट टाइप करते करते ही मां का माथा सहला देती तो कभी दवा देने के बाद फिर से कंप्यूटर पर बैठ जाती। संध्या और राजीव ने भी मदद की, लेकिन असली जिम्मेदारी पूजा ही निभा रही थी। आखिरकार चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, अब हालत काबू में है। शांति देवी ने आंसू भरी आंखों से पूजा को देखा और फुसफुसाकर कहा, बहू, तूने मेरी जान बचाई है। मुझे लगा था कि तू घर से दूर हो जाएगी, लेकिन तूने साबित कर दिया कि औरत जब कमाने लगे तो घर छोड़ती नहीं, बल्कि घर को और मजबूती से थाम लेती है। कुछ ही दिनों बाद कंपनी का प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा हुआ और पूजा की मेहनत की सबने तारीफ की। उसे स्थायी नौकरी का ऑफर मिला। घर में पहली बार खुशी और सुकून एक साथ लौटे। राजीव गर्व से बोला, पूजा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी असली शक्ति है। संध्या ने कहा, भाभी, आपने मुझे भी सपने देखने की हिम्मत दी। और शांति देवी ने काकू को गोद में लेकर कहा, अब मैं मान गई हूं कि जब औरत कमाती है तो घर टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है।
पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। प्यारे साथियों, पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि औरत का कमाना घर को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किया गया प्रयास न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाता है, बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनता है। घर के भीतर समझ, सहयोग और विश्वास का होना अत्यंत जरूरी है। किसी भी घर में अगर सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं और जिम्मेदारियों को बांटते हैं, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिवार में सुकून और खुशहाली बनी रहती है। पूजा ने दिखाया कि डर और आलोचनाओं के बावजूद आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में प्रयास करना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों और बहू बेटियों के सपनों का सम्मान करें और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दें। किसी भी परिस्थिति में यदि प्रेम और समझ बनी रहे तो घर में कभी तनाव या टूटन नहीं आती। पूजा की कहानी यह संदेश देती है कि हार मानना विकल्प नहीं है। सही प्रयास, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि घर की नींव केवल आर्थिक शक्ति से नहीं, बल्कि सहयोग, समझ, प्रेम और भरोसे से मजबूत होती है। औरत का योगदान परिवार के लिए केवल सहायता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा और शक्ति का स्तंभ बन सकता है। सीख: औरत जब अपने हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है तो घर टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।